गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 ही पढ़ा था और उसके अंतर्गत खनिज के बारे में पढ़ा था। हमने खनिज रिसोर्सेज के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो शुरू करें। ऊर्जा संसाधन के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा क्या है? संसाधन है ना। एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स वे सारे जितने भी प्राकृतिक रिसोर्स हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सब क्या कहलाएंगे? ऊर्जा संसाधन कहलाएंगे। वे सभी प्राकृतिक स्रोत जिनसे जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, है ना। एकदम सरल सी डेफिनेशन है इसकी, ज्यादा सोचना नहीं है। ऊर्जा से क्या करते हैं हम? ऊर्जा तो प्राप्त हो गई, है ना। तो ऊर्जा से खाना पकाने का काम करते हैं। आप बल्ब जलाते हैं, तापमान आपको चाहिए, ताप के लिए चाहिए। गाड़ियां चलती हैं, इंडस्ट्री चलती है, कृषि के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है ऊर्जा का। तो ऊर्जा का कई तरह से उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का कई तरह से उपयोग किया जाता है। अगर ऊर्जा के प्रकार हम देखें कि कितने प्रकार से या कितने तरह से इसे वर्गीकृत किया गया है, तो देख सकते हैं हम ऊर्जा का वर्गीकरण। ऊर्जा का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है। एक वो ऊर्जा जो परंपरागत है। परंपरागत मतलब लंबे समय से जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है मानव के द्वारा, दैट इज परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और जो नए हैं वो क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। यानी कि आप ये भी कह सकते हो जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन नहीं है वो क्या किसके अंतर्गत आएंगे? गैर परंपरागत। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कौन से होंगे? जैसे लकड़ी है, उपले हैं। उपले जानते हैं? जानवरों के गोबर से जो गोल गोल या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर भोजन बनाते समय उनका उपयोग करते हैं या कई अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं। कई स्थानों पर इसे कंडा भी बोलते हैं। या फिर इसके अलावा परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है? कोयला। ठंडी के मौसम में कोयला क्या करता है? हीट प्रदान करता है, कई काम में आता है उपयोग में। पेट्रोलियम, कोयले के भी बहुत उपयोग हैं। प्राकृतिक गैस, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? परंपरागत संसाधन, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत ये सब शामिल हैं। और विद्युत, कौन कौन सी? विद्युत भी दो तरह से उत्पन्न होती है, एक तो जल विद्युत, दूसरी ताप विद्युत, है ना। तो ये सब क्या है? परंपरागत संसाधन है। मतलब लंबे समय से मानव के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जो संसाधन है वो क्या है? परंपरागत संसाधन। पारंपरिक तरीकों से इनका उपयोग किया गया है मानव के द्वारा ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के अंतर्गत कौन से आएंगे? ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ये क्या है? गैर परंपरागत सोर्स है, ऊर्जा संसाधन है।
जो परंपरागत संसाधन है ये कहीं ना कहीं सीमित हैं। क्या है? सीमित हैं। तो आप कह सकते हैं ये अनवीकरणीय भी होंगे। ठीक है, जो गैर परंपरागत है ये नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय है, अर्थात आसानी से भरे जा सकते हैं। भरे जाने से तात्पर्य क्या है? ये खत्म नहीं होंगे जल्दी। जैसे सौर ऊर्जा आप ले लीजिए, सौर ऊर्जा का क्या है? ना खत्म होने वाली ऊर्जा है एक तरह से। पवन ऊर्जा भी वैसी ही है, तो लगातार भरते रहते हैं ना, जिसे कहते हैं दैट इज नवीकरणीय ऊर्जा। अब हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें ऊर्जा संसाधन के बारे में जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्या है? परंपरागत संसाधन, कन्वेंशनल रिसोर्सेस। इसके अंतर्गत आप एक हेडिंग जैसे ईंधन ये है ना, लकड़ी और उपले, इसे एक हेडिंग बना लें, ईंधन के अंदर रख लें इसे, है ना, ईंधन के अंदर इसे हम रख लेंगे। ईंधन, ईंधन आपने देखा होगा ग्रामीण भारत में ऊर्जा के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसका? लकड़ी का, उपलों का, खाना बनाने के लिए, रोशनी के लिए, ठंड के समय आग सेकने के लिए, उसी आग पर भोजन भी बना लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ग्रामीण भारत में ऊर्जा के लिए, किसके लिए? ऊर्जा के लिए लकड़ी और जो उपले हैं उनका बहुत प्रयोग होता है। ग्रामीण जो भारत है उसमें आप देखेंगे कि जो आवश्यक ऊर्जा का, उनकी जितनी ऊर्जा की खपत है उसमें 70% से अधिक जो ऊर्जा है इन्हीं साधनों से प्राप्त हो रही है, लकड़ी और उपलों से। लेकिन आज के समय में आप ये भी पाएंगे कि जो लगातार जो वन क्षेत्र है वो कम हो रहा है, तो जिसके कारण इसका जो उपभोग है लकड़ी और उपलों का वो भी अपने आप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कोयला, कोल। भारत में बहुत है, भारत में बहुत है, आप लिख सकते हो बहुतायत। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन वो ईंधन है जिसमें पेड़ पौधे जो दब जाते हैं, उनसे दबने के बाद अधिक प्रेशर और अधिक दबाव के कारण वो ईंधन बनकर तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और चूंकि ये कोयला दबने से बनता है, कैसे बनता है? दबने से बनता है। कहा ना मैंने, अधिक दबाव और अधिक ताप के कारण कोयला बनता है, इसलिए दबने से कोयला बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतर्हित धूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्हित धूप, बरीड सनशाइन। कोयले को बरीड सनशाइन कहते हैं। इसके आगे देखें, क्या देखेंगे? जो कोयला है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कोयले का ऊर्जा उत्पादन के लिए। ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कैसे करेंगे? किसमें? विद्युत उत्पादन में। जो ताप विद्युत के क्षेत्र हैं
उसमें ताप विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए। इसके अतिरिक्त उद्योगों में कोयले का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है, लोहा इस्पात बनाने के लिए। और पहले तो कोयले की मदद से क्या चलती थी? ट्रेन भी चलती थी, रेलगाड़ी, भाप वाली, है ना। और इसके अतिरिक्त कोयले से रेलगाड़ी चलती थी। इसके अतिरिक्त घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए या घरेलू जरूरतों के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत इस पर क्या है? निर्भर है। किस पर? कोयले पर। वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता, व्यापार के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसकी पूर्ति के लिए भारत किस पर निर्भर है? कोयले पर निर्भर है, इस पर निर्भर है। अभी आपने जाना जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है। ये जो कोयला है, अलग से मैं इसे बता देती हूँ, इसका जो निर्माण है कैसे होता है। पादप पदार्थ, पादप पदार्थ में पेड़ पौधे ये सब आएंगे। पादप पदार्थों के लाखों वर्ष, एक दिन में नहीं बनता है, लाखों वर्षों तक क्या होता है? उच्च ताप और उच्च दबाव से बनता है। दबाव के प्रभाव से बनता है और इसकी जो कोयले की मात्रा है, क्वांटिटी है, गहराई है, कितनी मात्रा में है, कितनी गहराई पर है, दबने का या टेम्परेचर का समय क्या था, उसके आधार पर कोयला क्या है? अनेक रूपों में पाया जाता है, अनेक रूपों में पाया जाता है। कोयला के भी कई प्रकार हैं, अनेक रूपों में पाया जाता है। जैसे जैसे नंबर 1 पीट कोयला। कौन सा कोयला? पीट कोयला। ये कोयला कैसे बनेगा? दलदलों में, जो दलदल वाले क्षेत्र है, मार्शी क्षेत्र है, जहाँ पर पानी भरा रहता है, मिट्टी और पानी, है ना, उसे क्या बोलते हैं? दलदली। तो दलदलों में क्षय होते हुए, धीरे धीरे डिकम्पोज होते हुए, क्षय होते पादपों से, पौधों से उत्पन्न होता है ये कोयला, दैट इज पीट कोयला। इसमें कार्बन, इस कोयले में कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। नमी की मात्रा उच्च होती है। दलदली क्षेत्र में है तो नमी की मात्रा उच्च है। और जो ताप क्षमता है, मीन्स जलाने पर जो तापमान होगा वो कैसा होगा? ताप की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? वो भी निम्न होगी। तो ये इसके पीट कोयले के क्या है? गुण है। सेकंड कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट कोयला। कितनी गहराई पर कोयला मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है, और उस पर दबाव कितना था, ये सब बातें तय करती हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कोयले के प्रकार को। ठीक है। तो जो लिग्नाइट कोयला है ये किस कोटि का कोयला है? निम्न कोटि का। निम्न कोटि का भूरा कोयला है। कैसा कोयला है? भूरा, ब्राउन, लो ग्रेड ब्राउन कोल। साथ ही मुलायम होने के साथ ये कोयला क्या है? नमी भी इसमें रहती है। ये कोयला मुलायम भी है।
मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त है। और लिग्नाइट कोयले के जो भंडार हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में। तमिलनाडु के नवेली में यहाँ पर लिग्नाइट कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है। किस काम के उपयोग में लाया जाता है? लिग्नाइट कोयले का उपयोग क्या है? विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? विद्युत उत्पादन में। नेक्स्ट कोयला कौन सा है? नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयला। कौन सा? बिटुमिनस। ये जो कोयला है ये गहराई में दबा होता है। कहाँ पर? गहराई में दबा होता है और तापमान भी इस कोयले का अधिक होता है। जलाने पर तापमान अधिक प्राप्त होता है। तो जो वाणिज्यिक प्रयोग हैं उसके लिए बिटुमिनस कोयला क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय है। सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये कोयला धातु शोधन में बिटुमिनस कोयला धातु शोधन में उच्च श्रेणी के धातु शोधन के लिए उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बिटुमिनस कोयला है लोहे के प्रगलन में भी इसका बहुत महत्व है। लोहे के प्रगलन में भी क्या है? इसका विशेष महत्व है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और लास्ट है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला। ये जो कोयला है ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ये सबसे उत्तम कोटि का कोई कोयला है अगर तो उसका क्या नाम है? एंथ्रासाइट कोयला। इसके बाद बिटुमिनस कोयला और उसके बाद लिग्नाइट और सबसे लास्ट में पीट कोयला जिसमें सबसे कम कार्बन होता है। सबसे अधिक कार्बन किसमें होगा? कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में। ठीक है। भारत में बिटुमिनस कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला कहीं मिलता है भारत में? हाँ, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ये कोयला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये कोयले के 4 प्रकार हैं। भारत में जो कोयला है आपने जाना एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं बात करें भारत में, हम कह रहे हैं कोयले की बात कर रहे हैं तो भारत में जो कोयला है वो 2 प्रकार के शैल में 2 भूगर्भिक युगों के चट्टान में, शैल को अर्थ में क्या होता है? चट्टान या रॉक्स है ना, पाया जाता है। कौन कौन सी? फर्स्ट है गोंडवाना और दूसरी है टर्सरी निक्षेप। गोंडवाना के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जब ये पढ़ते हैं शुरुआत में पृथ्वी के विखंडन से जुड़ी हुई थ्योरी है उसमें आपको गोंडवाना जानने को मिलता है कुछ इस तरह से। ये ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और दूसरा नीचे का गोंडवाना लैंड। तो भारत गोंडवाना लैंड में आता है। ठीक है। हमें अभी इतना ही याद रखना है, फिर हम आगे चलकर इस पर चर्चा करेंगे।
गोंडवाना लैंड, ये जो भाग है, इसकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष से अधिक है। कितनी है? 200 लाख वर्ष से अधिक लगभग, है ना। और ये जो कोयला है, गोंडवाना क्षेत्र का कोयला, इस क्षेत्र में जो कोयला मिलता है वो धातु शोधन कोयला है, मेटलर्जिकल कोल। धातु शोधन कोयला से क्या तात्पर्य है? ऐसा कोयला जिसका उपयोग लौह और इस्पात बनाने में किया जाता है। किसमें? लौह और इस्पात बनाने में किया जाता है। इसे कोकिंग कोल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोकिंग कोल भी कहा जाता है। इस कोयले में कार्बन की जो मात्रा है वो क्या है? अधिक है। ये जो कोयला है भारत में किन क्षेत्रों में मिलता है? दामोदर घाटी में, जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड में, झरिया, कहाँ पर है ये क्षेत्र? झारखंड में, धनबाद, इन क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम का कोयला पाया जाता है, जो कि धातु शोधन कोयला है, मेटलर्जिकल कोल है। मेटलर्जिकल कोल दैट इज जिसका उपयोग, ऐसा कोयला जिसका उपयोग लोहे और इस्पात बनाने में किया जाता है, लोहा और इस्पात बनाने में किया जाता है। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। रानीगंज, रानीगंज में भी कोयला मिलता है। कहाँ पर है रानीगंज? वेस्ट बंगाल में। बोकारो कहाँ है? झारखंड। इन क्षेत्रों में कोयला भारत में पाया जाता है। इनके अतिरिक्त कोयला कहाँ मिलता है? इनके अतिरिक्त कोयला गोदावरी, महानदी, सोन नदी, वर्धा नदी, इन नदियों के जो घाटी हैं, घाटियों में कोयले के जमाव मिलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है टर्सरी निक्षेप। टर्सरी निक्षेप, टर्सरी के जो डिपॉजिट है, टर्सरी समय के जो डिपॉजिट है, इनकी आयु लगभग कितनी है? यहाँ पर जो कोयले पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, लगभग 55 लाख वर्ष पुराना। ये ज्यादा पुराना नहीं है गोंडवाना क्रम की चट्टान की तुलना में, गोंडवाना के क्षेत्र की तुलना में, तो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना। किन क्षेत्रों में टर्सरी डिपॉजिट देखने को मिलते हैं कोयले के? उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इन क्षेत्रों में टर्सरी डिपॉजिट मिलते हैं। किसके? कोयले के। तो आपने क्या जाना? भारत में जो कोयला है, 2 भूगर्भिक युग की चट्टानों में पाया जाता है। कौन कौन सी? एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें या गोंडवाना क्रम का जो क्षेत्र है, और दूसरा टर्सरी डिपॉजिट। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा भारत में? दामोदर घाटी, झरिया, वेस्ट बंगाल और झारखंड। आप 2 याद रखें, बाकी ये रेस्ट ऑफ क्या है? नाम है। इन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। कोयला है क्या? बेसिकली एक स्थूल पदार्थ है, बल्कि मटेरियल है। क्या है? बल्कि मटेरियल है। कोल एक स्थूल पदार्थ है। बल्कि मटेरियल है। इससे क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि प्रयोग करने पर, कोयले का जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने पर इसका जो भार है घटता है, भार
घटता है, क्योंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि राख में परिवर्तित हो जाता है, तो भार तो घट जाएगा ना। इसीलिए ये जो कोयला है, ये भारी उद्योग और जो ताप विद्युत गृह हैं, हैवी इंडस्ट्रीज और ताप विद्युत गृह कहाँ लगाए जाते हैं? कोयला क्षेत्रों के निकट ही लगाए जाते हैं। कोयला क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। मीन्स कि अगर कोयला क्षेत्रों के निकट कोई भी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री या विद्युत गृह लगाए जाएंगे, कोयला का क्षेत्र है, ठीक है, वहां से कोयला निकाला जा रहा है, सपोज इस क्षेत्र से कोयला निकाला जा रहा है ये, और यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री इसके पास लगाई गई। अगर इसे दूर कर देंगे तो ये जो बल्कि कह रहे हैं ना, कोल क्या है? स्थूल पदार्थ है, बल्कि है। कोयलों को यहाँ से यहाँ तक लाना क्या होगा? आसान काम होगा, पास में रहेगा तो। और एक बार कोयला बर्न हो गया, जल गया, तो फिर तो उसका भार क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पर उत्पाद बनाइए, जो भी उत्पाद बनाना है, और आगे भेज दीजिए। इसलिए कोयले को कोयले के क्षेत्र के निकट ही हैवी इंडस्ट्री या ताप विद्युत गृह स्थापित किए जाते हैं, जो कि जिससे लागत क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है अंतिम उत्पाद की। भारत में कोयला कहाँ मिलता है, ये आपने जान लिया। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। किस शब्द से? लैटिन शब्द से हुई है, ठीक है। और ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द हैं? पेट्रा और ओलियम। पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का अर्थ है सेल। इंग्लिश में केवल रॉक्स ही लिखते हैं, हिंदी में बार बार अंतर आ जाता है ना, सेल या फिर चट्टान। तो चट्टान लिखने से ज्योग्राफी में थोड़ा बचते हैं, इसकी जगह सेल लिखेंगे, सेल। इंग्लिश में आप रॉक्स लिख सकते हैं। ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो कौन सा तेल हो गया ये? इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा पेट्रोलियम का? रॉक ऑयल। रॉक ऑयल, सेल तेल, चट्टानों से निकला हुआ तेल। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, काला सोना। काला सोना क्यों कहते हैं? जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसका जो रंग होता है वो बहुत ही काला होता है, ठीक है, उसका जो कलर है वो काला होता है। लेकिन ये जो ब्लैक गोल्ड कह रहे हैं पेट्रोलियम को, ये बहुत ही अधिक मूल्यवान है, बहुत महंगा है, इसलिए इसे गोल्ड कहते हैं ना। तो ब्लैक देखने में काला है, गोल्ड क्योंकि बहुत अधिक मूल्यवान है, दैट इज ब्लैक गोल्ड। भारत जो है बेसिकली क्या? ऊर्जा संसाधन। जो बेसिक बातें पहले बताई जा चुकी हैं उन्हें नहीं भूलना। ये है क्या? ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। तो भारत कोयले के बाद कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है, और इस पेट्रोलियम पर कई उद्योग, ये जो पेट्रोलियम है कई उद्योगों को क्या करता है? कच्चा माल प्रदान करता है।
कच्चा माल प्रदान करता है। जैसे ताप और प्रकाश के लिए ईंधन जलाने से प्रकाश मिलेगा, तो एक ईंधन की तरह भी प्रयोग करते हैं। मशीनों को स्नेहक लुब्रिकेंट पेट्रोलियम से जब अलग अलग इसे गर्म करके पेट्रोलियम को, जिसे जो कच्चा तेल होता है क्रूड ऑयल, इसे गर्म करके क्या करते हैं, अलग किया जाता है। तो कई चरणों पर अलग अलग लेयर प्राप्त होती है। तो उसमें से एक लेयर होती है लुब्रिकेंट की, जिसे स्नेहक कहते हैं। तो लुब्रिकेंट भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है और बहुत सारे विनिर्माण उद्योग के लिए ये कच्चा माल तैयार करता है। यहाँ तक आपके हमारे घर में जो वैसलीन है हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी इसी का क्या है, प्रोडक्ट है। इसी से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से। चलिए, पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज हैं, कौन सी, तेल शोधन शालाएं जिन्हें कहते हैं, तेल शोधन शालाएं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, तेल शोधन शालाएं क्या है, इनके लिए एक नोडल इंडस्ट्री की तरह बिहेव करती हैं। पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज है वो नोडल इंडस्ट्री की तरह बिहेव करती हैं। कैसे काम करती हैं? जैसे संश्लेषित वस्त्र, सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, उर्वरक के लिए और असंख्य रसायन उद्योग के लिए क्या है, पेट्रोलियम की रिफाइनरीज नोडल इंडस्ट्री। भारत में जो अधिकांश पेट्रोलियम है कहाँ से प्राप्त होता है? अधिकांश पेट्रोलियम टर्शरी युग की सेल संरचना में मिलता है। टर्शरी युग अभी आपने जाना था। टर्शरी युग की सेल संरचना में मिलता है। ये जो सेल संरचना है, इसकी चट्टानों की संरचना जो है उसमें अपनति और जो भ्रंश ट्रैप है, दरार है, उसमें ये जो पेट्रोलियम है ये फंसा रहता है ना। जो फोल्डिंग्स हैं सेल की, फोल्डिंग समझते हैं, ऐसे ये जो गैप है ना, इसमें तेल फंसा रहता है। तो आप बस इतना याद रखें तो भी काफी है कि टर्शरी युग की सेल संरचना में अधिकांश पेट्रोलियम पाया जाता है। तेल को चट्टानों में, तेल को धारण करने वाली जो परत होती है, तेल को धारण करने वाली जो परत होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस होती है। पोरस मतलब छिद्रित होती है ना, छेद होते हैं उसमें बहुत महीन महीन। हिंदी में क्या कहेंगे? संरंध्र। तो पोरस होती है। पोरस लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को हिंदी में चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है। पोरस लाइमस्टोन है या फिर सैंडस्टोन होते हैं, उसमें तेल आसानी से क्या होता है, प्रवाहित हो सकता है। तो जो चट्टान है वो पोरस होती है। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है, जिससे कि तेल जो पेट्रोलियम है वो आसानी से सेल संरचना में प्रवाहित होता रहता है, प्रवाहित होता है।
और जो मध्य में सपोज ऐसी चट्टान है, इसमें पोरस है जो कि इस तरह से छिद्रित है, इसमें तेल आसानी से प्रवाहित होता रहता है, जबकि ये जो मध्य का भाग है चट्टान का, ये जो भाग है ये नॉन पोरस होता है। कैसा? नॉन पोरस होता है, जो तेल को ऊपर उठने या नीचे रिसने से रोकता है। ठीक है, जैसे कि ये संरचना है, फोल्डिंग में फंसा हुआ है, तो बीच का जो भाग होगा ये नॉन पोरस होगा, जो क्या करता है? तेल को ऊपर उठने और नीचे गिरने से रोकता है। ये भी आप लिख ही लीजिए। मध्य में नॉन पोरस परत होती है जो तेल को ऊपर उठने या नीचे रिसने से रोकती है। तो फाइनली ये जो पेट्रोलियम है ये पोरस और नॉन पोरस लेयर के बीच ट्रैप रहता है ना? पोरस और नॉन पोरस लेयर के बीच ट्रैप रहता है। इसी में जो प्राकृतिक गैस है हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। जो पेट्रोलियम है उसके ऊपर क्या है? प्राकृतिक गैस है, तो प्राकृतिक गैस इसके ऊपर पाई जाती है, इसकी परत के ऊपर पाई जाती है। भारत में उत्पादक क्षेत्र पेट्रोलियम का कहाँ है? कहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है? मुंबई, हाई, गुजरात, गुजरात में अंकलेश्वर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है गुजरात का। फिर आसाम, यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। आसाम में जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे पुराना क्या है? तेल उत्पादक राज्य है। असम में कई क्षेत्र हैं जहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले तो डिगबोई, फिर नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन। इन क्षेत्रों से, असम के इन क्षेत्रों से क्या किया जाता है? तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है ना? उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में भी, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में भी पेट्रोलियम के भंडार हैं। इसके आगे ये हो गया पेट्रोलियम। नेक्स्ट टॉपिक प्राकृतिक गैस। ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, नेचुरल गैस। तो ये एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। जो प्राकृतिक गैस है ये पेट्रो रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। पेट्रो रसायन उद्योग में प्राकृतिक गैस को एज कच्चा माल प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस पर्यावरण अनुकूल भी है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कह रहे हैं ना इसे, ये क्या हुआ? पर्यावरण अनुकूल है। क्या अनुकूल है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। CO2 के CO2 का उत्सर्जन कम कम होता है, इसलिए पर्यावरण अनुकूल है। इसके जो भंडार हैं प्राकृतिक गैस के, विशाल भंडार भारत में कहाँ पर खोजे गए हैं? फर्स्ट कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, यहाँ पर खोजे गए हैं। इसके अतिरिक्त मुंबई हाई और
खंभात की खाड़ी और इसके अतिरिक्त अंडमान और निकोबार में भी इसके भंडार खोजे गए हैं। आपने एक पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, प्राकृतिक गैस से जुड़ी हुई पाइपलाइन है, दैट इज HVJ गैस, इसे हिंदी में लिखते हैं सही रहेगा, गैस पाइपलाइन। इस पाइपलाइन की शुरुआत 1980 के दशक के आसपास ही हो गई थी। इसका निर्माण कौन कर रहा है? गेल कर रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये पाइपलाइन? HVJ। इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो यही जानते हैं। ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जो कि 1700 किलोमीटर लंबी है, जो कि 1700 किलोमीटर लंबी है ये पाइपलाइन। कहाँ से कहाँ जा रही है? हजीरा, ये क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। विजयपुर, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जगदीशपुर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये पाइपलाइन गुजरात से होते हुए, गुजरात से शुरू हो रही है और उत्तर प्रदेश तक जा रही है। गुजरात से शुरू होके कहाँ तक जा रही है? उत्तर प्रदेश तक। ये पाइपलाइन मुंबई, हाई और बसीन को पश्चिम और उत्तरी भारत के जो उर्वरक और विद्युत उत्पादन केंद्र हैं उनको जोड़ती है, वहां तक नेचुरल गैस को पहुंचाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इस पाइपलाइन को गुजरात से कहाँ ले जाना? उत्तर प्रदेश ले जाने तक। उद्देश्य है उर्वरक कारखानों को गैस देना, फर्टिलाइजर फैक्ट्री को गैस देना। क्या जरूरत है फर्टिलाइजर फैक्ट्री को? क्या आवश्यकता है फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज हैं उनको नेचुरल गैस की? फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए जो नेचुरल गैस है वो कच्चा माल के रूप में प्रयोग की जाती है। क्या होता है कि नेचुरल गैस से उर्वरक के जो कारखाने हैं वहां पर हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है और फिर हाइड्रोजन हवा से मिलने पर क्या नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है और फिर ये जो अमोनिया है ये आगे चलकर यूरिया, DAP, अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर बनाने में क्या करता है? मदद करता है। इनसे उर्वरक बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो नेचुरल गैस है जो उर्वरक कारखाने उसमें एज कच्चा माल उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ताप विद्युत संयंत्रों में नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। किस लिए? ईंधन की आपूर्ति के लिए। मीन्स भट्टियों को, बड़े बड़े जो बॉयलर्स हैं, मशीन है, उनको चलाने के लिए ईंधन की तरह नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्योग हैं, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। तो ये इसके क्या हो गए? यूजेस हो गए, नेचुरल गैस के उपयोग हो गए। ये जो पाइपलाइन है यहाँ से गुजरात से उत्तर प्रदेश तक पहुंचाई गई है, तो उत्तर प्रदेश में जो उर्वरक के कारखाने हैं उनको नेचुरल गैस उपलब्ध कराना। क्यों कराना है आपको समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त आपने एक शब्द सुना होगा, दैट इज CNG और PNG। CNG क्या है? देखो, NG जो है वो क्या है? नेचुरल गैस ही है। क्या है ये? नेचुरल गैस है। C फॉर कंप्रेस्ड, P फॉर पाइप्ड। कंप्रेस्ड मीन्स नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके जब भरा जाता है, दैट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। PNG
पाइप्ड नेचुरल गैस को पाइप के माध्यम से जब पहुंचाया जाता है दैट इज पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। जो सीएनजी है, अब तो आप देखते हैं कि सीएनजी गाड़ियां आती हैं, तो सीएनजी गाड़ियां चलती हैं, पीएनजी पाइप वाली गैस आती है अब तो घरों में भी, है ना। तो वो क्या है, पीएनजी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्राकृतिक गैस से आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या है, ऊर्जा संसाधन है। विद्युत दो प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। कौन से दो प्रकार है? फर्स्ट, जल विद्युत, दूसरा ताप विद्युत। दोनों तरह से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी। जो जल विद्युत है वो क्या होगा, नवीकरणीय रिसोर्सेस है। और कैसे बनती है जल विद्युत? तेज बहते हुए जल से टरबाइन को चलाया जाता है। क्या किया जाता है? तेज बहते हुए जल को, तेज बहते हुए जल से टरबाइन को चलाया जाता है। टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो क्या होगा, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना। ये सब क्या है, जल विद्युत परियोजना है ना। तेज बहते हुए जल से टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन विद्युत उत्पन्न करती है। टरबाइन जनरेटर से जुड़ी होती है, जनरेटर से फिर आगे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तेज बहते हुए जल से, अब वह तेज बहते हुए जल से पहले आप चाहे तो लिख सकते हैं कि बांध बनाकर पानी रोका जाता है, उस पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है। कई बार बहते हुए पानी से मीन्स बांध नहीं बनाया गया है, ऐसे ही बहते हुए पानी से ही जल को टरबाइन पर गिराया जाता है और विद्युत उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत की, ताप विद्युत, इसे कोयला, पेट्रोलियम और व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन टरबाइन चलाकर, इसके जलने से इसे क्या चलाया जाता है, टरबाइन चलाया जाता है और टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना को, तो ये भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध पश्चिम बंगाल में है, सॉरी पंजाब में है, और भाखड़ा बांध, भाखड़ा नागल जो परियोजना है, इसके माध्यम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लाभ मिलता है। वहीं दामोदर घाटी जो कारपोरेशन है या परियोजना है, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और किस पर बेस्ड है ये? टेनिस वैली अथॉरिटी, अमेरिका के मॉडल पर, अमेरिका के जो मॉडल है टेनिस वैली अथॉरिटी, इस पर बेस्ड है दामोदर घाटी परियोजना।
क्यों बनाया गया था इसको? दामोदर नदी बंगाल के लिए क्या कहलाती थी? बंगाल का शोक कहलाती थी। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए इसे बनाया गया था। दामोदर घाटी परियोजना लाई गई थी। नोट करके आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बस कुछ एक्स्ट्रा इन्फो। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था? नॉर्वे। ठीक है। नेक्स्ट है, ये अब तक हमने परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में। पर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की जरूरत पड़ी क्यों? इसलिए क्योंकि ऊर्जा का उपभोग लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और गैस और जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ये जो ऊर्जा उपभोग बढ़ रहा है, ये जो परंपरागत ऊर्जा के साधन है, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है, अर्थात अनवीकरणीय है। ये सीमित है ना? तो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे। तो हमें नए ऊर्जा के स्रोत तलाशने थे, उनका उपयोग करना था। तो इसी क्रम में हम गैर परंपरागत ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत के अंतर्गत पहचाने हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तो वो कौन कौन से होंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आप पहले ही। सबसे पहले गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा को। परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा, न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी। क्या है ये? ऊर्जा संसाधन है। कुछ बेसिक बातें हमेशा ध्यान रखनी है। और ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। कैसा? गैर परंपरागत। जो परंपरागत ना हो क्या है? गैर परंपरागत है। ऊर्जा संसाधन है। ठीक है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अणुओं की संरचना में, अणुओं की संरचना को बदलने से ये ऊर्जा प्राप्त होती है। बदलने से ऊर्जा प्राप्त की जाती है ना? और जब इसे बदलते हैं तब बदलते समय ऊर्जा क्या होती है? विमुक्त होती है, बाहर निकलती है। किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में। और जो ऊर्जा बाहर निकल रही है ऊष्मा के रूप में, इसी का उपयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। ठीक है। ये जो प्रक्रिया है अणुओं के संरचना को बदलने की, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ये प्रक्रिया नाभिकीय रिएक्टर के अंदर होती है। न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय रिएक्टर के अंदर बनाई जाती है। नाभिकीय विखंडन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये अणुओं की संरचना बदली जाती है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है ऊष्मा के रूप में। उस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में। अब प्रश्न है, अणुओं की संरचना कौन से अणु? ये हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। कौन से पदार्थ होंगे इसके अंतर्गत? यूरेनियम और थोरियम। ये जो यूरेनियम और थोरियम है, ये कहाँ पाए जाते हैं भारत में? झारखंड और राजस्थान की अरावली पहाड़ी में, राजस्थान की अरावली पर्वत में पाए जाते हैं। ठीक है। तो यूरेनियम और जो थोरियम है, इसके परमाणुओं के केंद्रक में जो संग्रहित ऊर्जा है उससे प्राप्त की जाती है ये न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है।
मैंने बताया ये एनर्जी नाभिकीय रिएक्टर के अंदर घटित होती है। नाभिकीय रिएक्टर एक बड़ा संयंत्र होता है, एक संयंत्र है न्यूक्लियर ऊर्जा को प्राप्त करने का। उसके अंदर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ऊष्मा मुक्त होगी और उस ऊष्मा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ये जो थोरियम है, ये थोरियम केरल में जो रेत पाई जाती है उसमें मोनोजाइट पाया जाता है। इस रेत में क्या है, थोरियम उपलब्ध है। मतलब थोरियम केरल की जो मोनोजाइट रेत है उसमें बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं भारत में कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्रों के बारे में। परमाणु ऊर्जा केंद्रों के बारे में क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में है तो फिर कहाँ है? क्या हम कुछ के नाम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ है? जैसे फर्स्ट नंबर 1 पर कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट काकरापारा, ये भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कहाँ पर है? गुजरात में। इसके अतिरिक्त तारापुर, ये भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बाद रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है परमाणु ऊर्जा केंद्र? एक ही है और उसका नाम है नौरोरा। नौरोरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? बुलंदशहर में है। आगे उत्तर प्रदेश। और एक है परमाणु ऊर्जा केंद्र कैगा, ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। ठीक है, तो ये क्या है? भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन सा है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के लिए आपको याद होना चाहिए सौर ऊर्जा जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश स्थित है, यहाँ पर सूर्य की एनर्जी सौर ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होती है। तो इन क्षेत्रों के लिए ही ये एनर्जी क्या होगी? सबसे अच्छी होगी, अर्थात यहाँ बनाना आसान होगा। ठीक है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत से कर्क रेखा गुजरती है। आपने अभी जाना कर्क और मकर के बीच, तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो एक बड़ा भाग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आता है। भारत में पर्याप्त सौर ऊर्जा है, उपलब्ध सौर ऊर्जा जो है वो बहुत अच्छी है। तो जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा या सूर्य का जो प्रकाश है उसका उपयोग करते हैं किसके द्वारा? फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा, या आप कह लो सौर सेल द्वारा धूप को सीधे विद्युत में बदल देते हैं। जो सौर ऊर्जा उसको सीधे विद्युत में बदल देते हैं। धूप को सीधे किसमें बदल रहे हैं? विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित। सौर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्र और जो सुदूर क्षेत्र या दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां पर बहुत ही लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आसानी से किसी तार खींचने की वैसी जरूरत नहीं पड़ती जो कि सामान्य तौर पर होती है। तो आसानी से रोशनी उपलब्ध होती है, ऊर्जा उपलब्ध होती है, प्रकाश उपलब्ध होता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये काफी लोकप्रिय है। और सौर ऊर्जा के कारण ही उपले और जो लकड़ी का प्रयोग बड़े पैमाने पर क्षेत्रों में होता था ग्रामीण क्षेत्रों पर, उस पर निर्भरता कम हुई है। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण में भी इसका योगदान है। पर्यावरण संरक्षण में
योगदान है सौर ऊर्जा का। उपयोग क्या है सौर ऊर्जा का? अगर उपयोग की बात करें तो सौर कुकर, जैसे सोलर कुकर आते हैं जिनकी मदद से भोजन बनाए जाते हैं। सौर ड्रायर, कई एनजीओ जिनके जो सौर कुकर की मदद से बड़े बड़े बनाकर वो क्या करते हैं, भोजन जो है आपूर्ति करते हैं। सौर ड्रायर है, सौर तापक है, तापक सोलर हीटर, सोलर हीटर आप हिंदी में इसी तरह से लिख लें, देवनागरी लिखना। तो ये सब क्या है, सौर ऊर्जा के उपयोग हैं। लाभ क्या है सौर ऊर्जा के? लाभ है कि ये क्या है, गैर परंपरागत है तो असमाप्त है, असमाप्त, समाप्त नहीं होने वाला है ना। दूसरा, प्रदूषण मुक्त है। अगर बात की जाए इसके नुकसान की, तो नुकसान क्या है सौर ऊर्जा का? नुकसान ये है, ये खर्चीला है। सौर ऊर्जा के जो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी या जो सौर सेल है, जो सौर पैनल है, वो क्या है, खर्चीला है। लेकिन यदि एक बार लगा लिया तो उसके बाद खर्च कम होता जाएगा, लेकिन लगाते समय तो खर्च आएगा ना। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। ये भी क्या है, असमाप्त स्रोत है, न खत्म होने वाला स्रोत। नवीकरणीय है, बिल्कुल है, जैसे सौर ऊर्जा है। नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं, भी ऊर्जा संसाधन है। कुछ बेसिक बातें हमेशा याद रखनी है। और भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं, किसकी, पवन ऊर्जा की, जैसे सौर ऊर्जा की है। क्या होता है इसमें, तीव्र गति से कैसे बनती है पवन ऊर्जा? तीव्र गति से चलती जो हवाएं हैं वो पवन चक्कियों को घुमाती हैं, पवन चक्कियों को घुमाती है। पवन चक्की देखा आपने, कुछ ऐसी दिखती है, कैसी? मैं कुछ मोटे तौर पर बना देती हूँ, कुछ ऐसे दिखती है। याद आया, कुछ ऐसे 3 पंख लगे होते हैं, हवा चलती है तो 3 पंख घूमते हैं, है ना। तो कुछ ऐसी दिखती है। मैं इसे मिटा देती हूँ, आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है। तो तीव्र गति से चलती हुई जो हवाएं हैं वो पवन चक्कियों को क्या करती हैं, अभी आपने जो 3 ब्लेड देखे थे उनको घुमाती हैं। और वो किससे जुड़ा हुआ है, जब पवन चक्की घूमती है तो पवन चक्की के घूमने से वो जब आपने जाना पवन चक्की घूमती तो जुड़ा किससे है, जनरेटर से। जनरेटर से चलता है, पवन चक्की के घूमने से जनरेटर चलता है और जनरेटर के चलने से विद्युत उत्पन्न होती है। क्या उपयोग है पवन चक्की के? अनाज पीसना, जल निकालना, बहुत सारे उपयोग हैं। भारत में पवन ऊर्जा के फॉर्म की बात करें तो एक विशाल पेटी तमिलनाडु में है, कहाँ पर, नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है पवन ऊर्जा की पेटी। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा के क्या हैं, फॉर्म हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, यहाँ पर पवन ऊर्जा के फॉर्म हैं।
ठीक है। नागरकोइल और जो जैसलमेर है, जो कि राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए ये क्षेत्र जाने जाते हैं। अगर बात करें इसका पवन ऊर्जा का लाभ क्या है, तो लाभ तो यही है कि ये प्रदूषण मुक्त है, कह सकते हो सुरक्षित है और साफ है। प्रदूषण मुक्त से बेहतर होगा सुरक्षित और साफ है। आप इसे हटा दो, है ना। नुकसान क्या है, नुकसान है ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। इसके अतिरिक्त महंगा है, इसे स्थापित करने में ये महंगा पड़ता है, मीन्स खर्चीला है। साथ ही जो रेडियो है, दूरदर्शन है, उनके संकेत को के बीच में व्यवधान डालता है, ठीक। और पक्षियों के लिए हानिकारक है। जो इसके पंख जब तेज हवा चलती है तो घूमते हैं, घूमने से जो इसके जो आपने ब्लेड्स देखे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो पक्षी यदि उसके संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, इसलिए पक्षियों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट, बायोगैस। बायोगैस, बायोगैस बेसिकली पहले तो ये गैस है ना, क्या है, गैस है। अब बचा बायो, बायो अर्थात जैव, बायोटिक कंपाउंड। तो जो जैविक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ, उनके अपघटन से क्या होती है, गैस उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहेंगे, बायोगैस कहते हैं। अब इस जैविक पदार्थ के अंतर्गत क्या आएगा, झाड़ियां हैं, कृषि अपशिष्ट है, जो वेस्टेज होता है ना वो, पशुओं का मानव जनित अपशिष्ट, पशुओं का अपशिष्ट, मानव जनित अपशिष्ट, घरेलू कूड़ा कचरा है ना, घरेलू जो अपशिष्ट निकलते हैं, मानव जनित अपशिष्ट, ये सब जैविक पदार्थ के अंतर्गत आएगा। ग्रामीण इलाकों में झाड़ी, कृषि अपशिष्ट, इनके उपयोग से घरेलू उपयोग के लिए बायोगैस उत्पन्न की जाती है। आपने देखा होगा, गोबर गैस प्लांट के बारे में सुना होगा, गोबर गैस प्लांट। इसमें गोबर गैस प्लांट स्पेसिफिक कह रहे हैं क्योंकि इसमें स्पेसिफिक गोबर का प्रयोग किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। गोबर के प्रयोग से जो गैस उत्पन्न होगी वो क्या होगी, गोबर गैस कहलाएगी, है लेकिन वो बायोगैस है ना, इसी का एक पार्ट है, क्योंकि गोबर क्या है, अभी आपने जाना पशुओं या मानव जनित जो अपशिष्ट है उससे, उसके उपयोग से बायोगैस उत्पन्न की जाती है, तो फाइनली वो बायोगैस है, ठीक है। पशुओं के गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र, इससे गोबर गैस बनती है, और इससे किसानों को दो तरह से फायदा होता है। किसानों को दो तरह से फायदा होता है, कैसे, एक ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के रूप में जो गैस बनती है उससे भोजन पका सकते हैं, अन्य कार्य कर सकते हैं। दूसरा, उर्वरक प्राप्त होता है, क्या होता है, उर्वरक प्राप्त होता है, जिसका उपयोग खेतों में आसानी से किया जा सकता है, और उसके माध्यम से फसल का उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा। जैसे गोबर गैस है, तो गोबर गैस बनाने के लिए एक टैंक लिया, इधर से यहाँ पर गोबर को लिक्विड करके यहाँ से डाल दिया, और यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या हुआ, उसका अपघटन हुआ, अपघटन होके बाहर निकलती है, उर्वरक प्राप्त होता है, इससे एक गैस निकलेगी और साथ ही उर्वरक भी प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बायोगैस के लाभ क्या हैं, लाभ को देखेंगे तो इसमें लागत बहुत कम लगती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखने को आपको मिल जाता है गोबर गैस प्लांट, सॉरी। लागत इसकी बहुत कम है और उपयोग करने में आसान है, उपयोग में आसान है,
साथ ही जो घरेलू अपशिष्ट निकलता है या पशुओं का अपशिष्ट है या मानव जनित अन्य अपशिष्ट है, उसका क्या होता है, उपयोग हो जाता है। क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं जैव व्यर्थ या बायो वेस्ट का उपयोग, जो हमारे लिए कूड़ा कचरा गंदगी था उसका उपयोग कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से बायोगैस के बायोगैस उत्पन्न होती है और उसके ये लाभ है। किसानों को दो तरह से लाभ पहुंचाता है, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार से जो ऊर्जा ज्वार के माध्यम से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, ज्वारीय ऊर्जा, दैट इज टाइडल एनर्जी। तो महासागरीय तरंगों के माध्यम से ये ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, अर्थात ज्वार के माध्यम से। ज्वार भाटा जानते हैं ना आप, ज्वार भाटा आते हैं तो ज्वारीय ऊर्जा उसे कहते हैं। होता क्या है, सागरी खाड़ी में जब ज्वार आता है तो पानी का बहाव क्या होता है, बहुत ऊपर होता है। तरंगे क्या होती है, बहुत ऊपर होती हैं, ऊपर होकर पहुंचती हैं। तो जो सकरी खाड़ी होती है, सकरी खाड़ी में उच्च ज्वार आने पर खाड़ी में पानी प्रवेश कर जाता है, पानी प्रवेश कर जाता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, जैसे ये क्या है, जैसे ये खाड़ी है ना, ये भी खाड़ी है। ठीक, तो ये जो खाड़ी है इस क्षेत्र में एक बांध बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, एक बांध। और इसी से ज्वार आने पर बांध के अंदर पानी चला जाता है, खाड़ी क्षेत्र में पानी चला जाता है। और वो जो बांध बनाया हुआ है, दीवार खड़ी की है, उसमें क्या लगा है, जनरेटर लगा है। तो जब पानी अंदर जाता है तो उससे क्या चलेगा, टरबाइन चलेगी, जनरेटर लगा हुआ है, और उससे टरबाइन घूमेगी, फिर जनरेटर जनरेटर क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा। लेकिन खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा सकरी खाड़ी में उच्च ज्वार आने पर खाड़ी में क्या करता है, पानी प्रवेश कर जाता है, पानी प्रवेश कर जाता है। और पानी प्रवेश करने के बाद जो द्वार होता है खाड़ी का, उसे बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, द्वार बंद होने पर पानी कहाँ रह जाएगा, बांध में ही रह जाता है। और फिर जो पानी रह गया है उससे भी विद्युत उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि पानी को बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने पर फिर से विद्युत उत्पन्न होगी। तो कुछ इस तरह से आप खाड़ी समझ लें। ये बांध बनाया है, ज्वार आया, पानी अंदर गया, जाने पर अंदर यहीं पर टरबाइन लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, तो यहीं पर घूमेगा और फिर विद्युत बनेगी। पानी अंदर रुक गया था, बाहर निकालेंगे, फिर से घूमेगा और विद्युत बनेगी। कुछ इस तरह से प्रक्रिया है। ज्वारीय ऊर्जा किन क्षेत्रों में बनती है भारत में, कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ज्वारीय ऊर्जा बन सकती है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि। ठीक है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से तापमान का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत। उस विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के ताप से, भू अर्थात क्या, पृथ्वी, ताप स्पष्ट है, ऊर्जा, पृथ्वी के ताप से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ताप है उसका प्रयोग करके। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है भारत में, आप देखेंगे
2 जगह देखने को मिलेगी आपको भूतापीय ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण में। मणिकरण में पार्वती घाटी में। ठीक, दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी में। आपने गर्म स्रोत देखे होंगे ना, गर्म पानी के स्रोत, वो क्या है? भूतापीय ऊर्जा के लिए है। भूतापीय ऊर्जा है वो। तो भूमिगत जो पानी है वो पृथ्वी के ताप से गर्म होकर चट्टानों से ऊष्मा क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण करके एकदम गर्म हो जाता है और पृथ्वी की सतह पर ऊपर की ओर उठता है, जो कि उठने पर भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन चलाने में किया जाता है और टरबाइन जनरेटर से जुड़ी होती है और जो जनरेटर है वो क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। ये प्रक्रिया है, पूरा फिक्स है। क्या? पानी से ऊर्जा बनाइए आप, चाहे भूतापीय ऊर्जा बनाइए, चाहे ज्वारीय ऊर्जा बनाइए, कोई भी ऊर्जा बनाइए, उसका उपयोग पहले टरबाइन पर होगा। टरबाइन को घुमाने में टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होगा, जनरेटर विद्युत उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो 2-3 प्रोसेस है, हमेशा क्लियर रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट और लास्ट है क्या? ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। जब भी संसाधनों का संरक्षण करने की बात आती है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि संरक्षण करने की बात आ रही है, इसका मतलब है कि हम उन संसाधनों का क्या कर रहे हैं? अधिक उपयोग कर रहे हैं, अधिक दोहन कर रहे हैं, अधिक शोषण कर रहे हैं, है ना? तो भारत की जो आर्थिक विकास, भारत का जो आर्थिक विकास है, उसके विकास के लिए ऊर्जा क्या है? एक आधारभूत आवश्यकता है। ऊर्जा आधारभूत आवश्यकता है। चाहे किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, चाहे कृषि का सेक्टर हो, उद्योग का सेक्टर हो, परिवहन का सेक्टर हो, घरेलू आवश्यकता हो, तो ऊर्जा इन सभी के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। तो ऊर्जा का करना क्या चाहिए? सतत पोषणीय विकास। ऊर्जा के संरक्षण के लिए सतत पोषणीय विकास ऊर्जा का किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, इससे क्या होगा? ऊर्जा का संरक्षण बढ़ेगा, संरक्षण बढ़ेगा। साथ ही जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनको बढ़ावा दिया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को बढ़ावा दिया जाए। आप कह सकते हो गैर परंपरागत, है ना? क्यों? क्योंकि ऊर्जा के जो संसाधन है वो सीमित हैं। ऊर्जा के जो संसाधन है वो सीमित हैं, इसलिए संसाधनों का, ऊर्जा के जो संसाधन है उनका, संसाधनों का क्या होना चाहिए? न्याय संगत उपयोग होना चाहिए। यदि सही से उपयोग नहीं करेंगे तो ऊर्जा क्या होगी? सभी को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए ऊर्जा का संरक्षण करना आवश्यक है। ऊर्जा की जो बचत है वही क्या है? ऊर्जा उत्पादन है। ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कैसे? इसे ध्यान में रखना है। कैसे? जैसे एक जागरूक नागरिक यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करता है, या फिर कई लोग ऑफिस से जब ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो आप एक सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो बहुत सारी गाड़ियां ना जाकर एक गाड़ी में अगर 4-5 लोग आ सकते हैं तो 4-5 लोग मिलकर एक गाड़ी में आराम से निकल जाए, है ना? ऑफिस तक पहुंच जाए, वापस आने के लिए साथ में वापस आए। तो इस तरह के छोटे छोटे जो तरीके हैं ये क्या करेंगे? ऊर्जा की बचत करेंगे। और ऊर्जा की बचत क्या है? ऊर्जा उत्पादन है। समय पर यदि आप कमरे में नहीं बैठे हैं तो स्विच ऑफ करना, है ना? पानी का, बिजली का, इनका उतना ही उपयोग करना जितना आवश्यक हो। बेवजह इन्हें चलाकर नहीं रखना है कि खुला छोड़ दिया, पानी बह रहा है, फैन चल रहा है पर कोई कमरे में नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर एक जागरूक नागरिक
छोटी छोटी क्या करें, बचत करें। किसकी? आप जब बचत कर रहे हैं तो वो क्या है, रिसोर्सेज की बचत हो रही है, दबाव कम पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ऊर्जा की बचत होगी, और ऊर्जा की बचत ही क्या है, ऊर्जा उत्पादन है। इसी के साथ क्लास 5 सॉरी चैप्टर 5 जो है यहीं पर समाप्त होता है, और हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।